नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो गणपति पूजा को लेकर विवाद हुआ था, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे गणपति पूजा करने। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि जो बांटो और राज करो वाला पूरा का पूरा गिरोह है, उसको कहीं ना कहीं इससे उसमें खलबली मच गई। तो आज प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब दिया है। आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली में आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ढूंढ लिया अपना कुछ महीने का उत्तराधिकारी, आतिशी सिंह। वो होंगी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन तभी तक जब तक फिर से अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की नौबत नहीं आ जाती है, तब तक के लिए उन्होंने आतिशी सिंह को ढूंढ लिया। कुछ देर बाद उपराज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण का मतदान होना है, तो तैयारी वहां जबरदस्त है, जोरों पर है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और इस बार बदला बदला सा जम्मू कश्मीर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के नैरेटिव भी बदल गए हैं। तो इस पर होगी बात, और तमाम सवाल जवाब भी होंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे पीएम। भुवनेश्वर में लाभार्थियों से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ली जानकारी। पक्के आवास में रहने के सुने अनुभव। पीएम ने ओडिशा सरकार के सुभद्रा योजना का किया शुभारंभ। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बुकलेट का विमोचन। कहा 60 साल के बाद पहली बार देश में आई राजनीतिक स्थिरता। गरीब कल्याण को समर्पित है सरकार। इसी सरकार के कार्यकाल में लागू होगा एक देश एक चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन। देश भर से मिल रहे हैं बधाई संदेश। बीजेपी ने 2 अक्टूबर तक देश भर में शुरू किया सेवा पखवाड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान। कहा 1 दशक में स्वच्छता के क्षेत्र में आया क्रांतिकारी बदलाव। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आगाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जल संचयन पर दिया विशेष जोर। कहा पानी की हर बूंद मोती की तरह मूल्यवान। गणेश पूजा विवाद पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा समाज बांटने वालों को पूजा से परेशानी। कुछ लोग भड़के जब मैंने गणेश पूजा की। तो बीजेपी ने भी मामले पर साधा विपक्ष पर निशान। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में हुआ यह फैसला। अरविंद केजरीवाल कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से दे रहे हैं इस्तीफा। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के दबाव में आतिशी को बनाया मुख्यमंत्री। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी। सीबीआई ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। राज्य सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगों को माना, लेकिन काम पर लौटने से डॉक्टरों का इनकार। कहा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद लेंगे कोई फैसला। बीजेपी ममता के इस्तीफे पर अड़ी। और देश भर में मनाई जा रही है सृष्टि के प्रथम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा इस अवसर पर निर्माण और सृजन से जुड़े सभी हुनरमंद और परिश्रमी साथियों को विशेष नमन। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरें को विस्तार से बात करते हैं एजेंडों पर विस्तार से। और आज का सबसे पहला एजेंडा हम ले रहे हैं कि गणपति पूजा को लेकर जो विवाद हुआ था, उस पर अब प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है और कहा है कि क्या बांटो और राज करो वालों को पूजा से दिक्कत है। देश में गणपति की मची धूम और उल्लास के बीच पीएम मोदी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पूजा में शरीक हुए थे। ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परंपरा, संस्कृति और पूजा की तस्वीर में पीएम मोदी के आने के साथ ही
इकोसिस्टम में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी इकोसिस्टम की तरफ से। कुछ बड़े नेताओं ने भी सीधे चीफ जस्टिस पर ही हमला बोल दिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने लगे, मानो भारत में गणेश पूजा कहीं गुनाह हो गया हो। आज पीएम ने उसका जवाब दिया है। सत्ता के भूखे लोग, बांटो और राज करो वाले लोगों को मेरे गणेश पूजा में शामिल होने से भी दिक्कतें हैं। मैंने गणेश पूजा में हिस्सा लिया तो कांग्रेस और इकोसिस्टम के लोग भड़क गए। ये भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने पूजा में हिस्सा लिया। कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है वहां इन लोगों ने बड़ा अपराध किया है। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों में डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया है। पीएम ने कहा, यह नफरती सोच समाज में जहर घोलने की मानसिकता है जो हमारे देश के लिए घातक है। इस नफरती सोच पर अंकुश लगाना जरूरी है। गणेश पूजा इस देश में सिर्फ उत्सव नहीं है, देश में यह सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो बड़ा सवाल यह है कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को सत्ता में बने रहने का हथियार बनाया था, या यही कोशिश आज जाति के नाम पर समाज में जहर घोलकर सत्ता पाने का फॉर्मूला नहीं बन रही है क्या? तो प्रधानमंत्री ने लोगों को विश्वकर्मा अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस गणेश उत्सव ने भारत की स्वतंत्रता में भी अहम भूमिका निभाई, समाज में एकता कायम की, आज सत्ता के भूखे लोगों को उससे भी परेशानी होती है। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो प्रधानमंत्री ने यह करारा जवाब दिया है आज ओडिशा में, और कल 100 दिन सरकार के आज ही पूरे हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कल से लगता है जवाब देने का एक सिलसिला सा शुरू कर लिया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ रहे हैं ओडिशा से, और साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो हमारे साथ यहाँ पर हैं ही स्टूडियो में। मैं पहले निशांत से अपडेट ले लेता हूँ, फिर आप दोनों के पास आता हूँ। निशांत, आज प्रधानमंत्री ने, ऐसा लगता है कि कल से जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है ना जवाब देने का, क्योंकि उन्होंने कहा पहले 100 दिन तो मैं लगा हुआ था अपने सारे काम में, सारे कामों को पूरा करने में, जो एजेंडा 100 दिनों का तय किया था उसको पूरा करने में लगा रहा, और इन लोगों ने मेरा पूरा अपमान किया। आज उसी जवाब के सिलसिले में आज प्रधानमंत्री ने यह तगड़ा जवाब दिया है गणेश पूजा विवाद पर। निशांत, बिल्कुल, उड़ीसा को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सौगातें दी तो विपक्ष को करारा जवाब दिया, और जवाब भी गणेश पूजा को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूजन किया वहां पर चीफ जस्टिस मौजूद थे, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से विपक्ष ने इसको अड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ न जाने कितने अपशब्द कहे गए, और केवल पूजन करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उड़ीसा में भुवनेश्वर में जब तमाम तरीके की सौगातें दी, सुभद्रा योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की, तब प्रधानमंत्री ने विपक्ष को अड़े हाथों लिया और विपक्ष को करारा जवाब दिया और सीधे तौर पर अंग्रेजों से जोड़ते हुए आज की मानसिकता जो विपक्ष की रही है वो बताई है कि उन्हें पूजा करने से भी तकलीफ है और ये वाकई चिंता का विषय है कि समाज को तोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है, जबकि उसको एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा से अगर विपक्ष को वाकई इतनी तकलीफ होती है तो ये सोचने का विषय है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो प्रधानमंत्री ने जवाब देने का सिलसिला शुरू किया है उसमें आज लगता है कि उसी सिलसिले में आज ये तगड़ा जवाब दिया है। करीब करीब एक हफ्ते पहले का मामला, जहां तक मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते पहले का मामला है, प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं इस मामले पर विपक्ष को, क्योंकि पूरे विपक्ष ने इस मामले में बड़ी बड़ी बातें कह दी, जबकि हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। बस ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था और वहां पर चीफ जस्टिस जाते थे। लाल जी, जैसा कि अभी हम देख रहे थे तो आपकी तस्वीरों से और आपकी रिपोर्ट से, तो देखिए कम से कम ये जो इस इकोसिस्टम की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम, तो इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति को आप अगर कोई भी समझ रहा हो तो इस देश में श्री गणेश कहते ही हम कोई काम की शुरुआत की बात करते हैं जी। और गणपति बाप्पा मोरिया का आप ये देखिए कि पूरे देश किस तरह से इस दौर में अभी पिछले एक हफ्ते से एक उल्लास में, एक उमंग में है। और इस उल्लास और उमंग के बीच अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक उनका एक प्राइवेट ये रहा है कि वो पूजा में, आयोजन में कहीं जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, उसके लिए जिस तरह से जहर बोया गया, सीधे सीधे चीफ जस्टिस को भी टारगेट किया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे भी टारगेट किया गया, क्या क्या नहीं गढ़े गए इसमें नैरेटिव्स। तो सवाल ये है जो पीएम मोदी ने कहा वो गौर करने लायक है कि गणेश उत्सव का ये हमारे देश में एक परंपरा, संस्कृति, पूजा है, बिल्कुल, लेकिन उससे भी बढ़कर गणेश उत्सव जो रहा है इस देश की परंपरा में, आजादी के आंदोलन में भी गणेश उत्सव का योगदान है। और आजादी के आंदोलन में जब तिलक जी का ये शुरुआत हुई थी गणपति के उत्सव का, तो समाज में बटा हुआ जो समाज था उसको कैसे गणपति ने जोड़ा था, समाज में जो जहर अंग्रेजों ने फैलाया था उस जहर को कैसे खत्म किया था इस गणपति उत्सव ने। तो जिस उत्सव का भारत में इतना बड़ा योगदान हो, जिस उत्सव को लेके भारत में एक एकता और समाज को जोड़ने की इतनी बड़ी ताकत हो, उस उत्सव को मनाने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर देश का ये पूजा में शरीक होते हैं तो आप उसको न्यायपालिका के खतरे, संविधान पे खतरे की बात होती है, या आप उसकी बात में एक नया ट्विस्ट देते हैं। तो ये सब देने का आज प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने एक तरह से आप कहें तो माकूल जवाब दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जवाब इस तरह का है कि जब राहुल गांधी का आप ट्वीट देख लें, उसके कांग्रेस पार्टी का देख लें, रिएक्शन के साथ साथ कपिल सिब्बल का देख लें, वो भी बहुत बड़े वकील हैं, तो इन सारे लोगों को देखते देखते आप शिवसेना का चले जाएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत जी हैं, वो तो कहते हैं कि हमारी जो केस में अब सीजेआई का बेंच में होगा तो मुझे अब डाउट है। गणपति से, शिवाजी से के उस वहां महाराष्ट्र से मुंबई में शिवसेना को दिक्कत है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी जहर इसकी तेजी से फैलाने की कोशिश की गई, और इसको आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से इनके सारे इकोसिस्टम की धूल उड़ा दी। ठीक, विजय जी, बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने गणेश पूजा की व्यापक पैमाने पर शुरुआत की, और आजादी में इस पूजा की कितनी बड़ी भूमिका है, क्या दिक्कत हो गई? प्रधानमंत्री अगर चीफ जस्टिस के घर गए तो क्यों पूरे के पूरे सारे लोग एकदम बिल्कुल पूरे लाव लश्कर लेकर के हमलावर हो गए? विजय कौशिक जी। देखिए लालचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी इस आयोजन के माध्यम से, श्री गणेश पूजा जी के माध्यम से आजादी की जो लौ जलाई, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इससे न धार्मिक स्तर पर हमें एक नई पहचान मिली, अपितु देश भी एकजुट हुआ, सभी संप्रदाय भी एकजुट हुए गणेश पूजा के माध्यम से। तो इससे कांग्रेस के योगदान को इनकार नहीं कर सकता कोई भी। अब जहां तक बात चीफ जस्टिस के यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी के जाने की है,
देखिए, गणेश पूजा में सम्मिलित होना सभी का अधिकार है। ठीक। नरेंद्र मोदी जी का भी अधिकार है, वो पूजा करें, वो मस्जिद में जाए, वो गिरजाघर में जाए, वो गुरुद्वारे में जाए। कांग्रेस पार्टी को कभी कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज कहां पर है बल्कि फिर? सही मायने में सुनिए ना, सही मायने में तो हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाए थे, उसे मैं आज सही तरीके से रख रहा हूँ। माननीय मोदी जी, आपको चीफ जस्टिस के यहाँ होली पर भी जाना चाहिए, आपको उनके घर में जाकर दिवाली भी मनाना चाहिए, आपको उनके घर पर जाकर तीज भी उनके ऊपर मनानी छोड़ चाहिए। दीजिए ना। ओके, सुनिए, देखिए, मैं मुख्य मुद्दा ये है कि चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर इस देश की पूरी न्यायपालिका का एक भार है, ठीक है, जिसको लेकर हर आदमी की ये सोच बनती भार है। तो उस दिन भी चीफ जस्टिस के कंधे पर था, जिस दिन चीफ जस्टिस इफ्तार पार्टी में आते थे पीएम आवास। उस दिन क्या उनके कंधे पर न्याय देने का भार नहीं था? देखिए, अगर न्याय की दृष्टि से ये बात गलत है तो वो बात भी गलत होगी, लेकिन ये हुई ना बात, प्रधानमंत्री, ये हुई बात विजय जी की। ये बात हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है आपकी। लेकिन यहाँ एक अच्छा सबसे विजय बड़ा जी, फर्क मैं है। आपको एक विनोद जी पॉइंट कुछ और पूछना देना। चाह रहे हैं। हाँ, विजय जी, विजय जी, विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। कहानी के बदले में मैं आपको एक ताजा उदाहरण विजय दे जी, रहा हूं। विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर्नाटक की भी बात की है। हाँ, आप पिछले 2-3 दिन से देखिए कर्नाटक में किस तरह का कम्युनल टेंशन है। आप कर्नाटक के जो आपके गृह मंत्री हैं, वो गणपति के विसर्जन में जब लोग जा रहे होते हैं तो मस्जिदों से पत्थर पड़ता है, तो वो कहते हैं ये एक्सीडेंटली ऐसा हो गया था। अच्छा, कि उन्होंने कहा ये पत्थर ऐसा जानबूझ के नहीं फेंका गया था, ये एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं कि इस तरह का पत्थर चल गया था। मान मतलब लिया ये ऐसे बात खेलने में accidental किसी हो ने सकता उड़ा है। दिया टाइप से या फेंक दिया। और इसके बाद आप ये देखिए कि जब वो विसर्जन में जाते हुए लोगों की जो पूरी भीड़ थी, उसको रोकने के लिए कि ये सेंसिटिव इलाका है, ये कौन सा इस देश में इलाका में बटा हुआ है समाज, गणपति जी को ही कि कैद आप कर दिया। गणपति जी के लिए वहां पे अगर मांड्या में ही आप लें कि वहां एक छोटे से समुदाय के में लोग जो हैं, उन्होंने गणपति पूजा की, उनका विसर्जन करने के लिए चले तो पुलिस ने जबरन गणेश जी के उन लोगों से मूर्ति छीन ली और अपने गाड़ी में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते थे कि हिरासत में ले लिया। उनको आपने कोई सम्मान नहीं है उस गणपति की मूर्ति से, आपने उसको सीट पे बैठा दिया, जो आपका वो तुरंत हिरासत वाला जो भी आपका वेहिकल होगा। और आप देश के से क्या उम्मीद करते हैं? ये कांग्रेस की संस्कृति है। और आपका ये जो पूरा इकोसिस्टम है, वो एक बार सीधे सीधे संविधान और सेकुलरिज्म बताने लगते हैं जब पीएम मोदी किसी चीफ जस्टिस के यहाँ एक पूजा में शरीक होते हैं। विजय तो जी, ये आपका सेकुलरिज्म जो है वो कहां वो सेकुलरिज्म दम तोड़ देता है जब वहां कर्नाटक में किसी जगह पे कोई गणपति की पूजा करने के लिए आगे बढ़ता है और पुलिस उसके हाथ से मूर्ति छीन लेती है। यही बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे। बिल्कुल। विजय जी, जवाब दीजिएगा कि 47 में देश बट गया, 47 में देश बट गया और जिनको मुस्लिम इलाका चाहिए था ना, उनके लिए 2-2 देश बन गए। आज की तारीख में 2 देश हैं, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। अब भी जो बचा खुचा ये टुकड़ा बचा है, इसमें भी हम इलाके की पहचान करेंगे क्या, कि यहां पर ये वाला इलाका, यहां पर वो वाला इलाका, यहां से वो नहीं गुजरेगा, वहां से ये नहीं गुजरेगा, ये होगा क्या इस देश में? कर्नाटक सरकार यही तो कर रही है। सुनिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो हमारी टीमें हैं, कुछ टीमें सही काम नहीं करती। वो मोदी जी के नैरेटिव का या बीजेपी के नैरेटिव का कई बार सही जवाब नहीं दे पाती। गणेश जी बुद्धि के देवता है, जिसको जैसी बुद्धि देते हैं उस हिसाब से लोग काम करते हैं। और अगर भारत देश के अंदर हिंदुओं के किसी कार्यक्रम को लेकर इस तरह की बात सामने आएगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान तो लगेंगे, वही लगा रहे हैं हम लोग। चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, ठीक है, या किसी भी अन्य स्टेट की बात हो। इसलिए हमारी पार्टी को यह तय करना होगा कि अगर हम 36 बिरादरियों की बात करते हैं तो हिंदुओं के भी अधिकार उतने ही मजबूत होने चाहिए कि वो जब किसी मुस्लिम इलाके से निकले। बहुत अच्छी बात। नहीं लाल जी, ये लेकिन होता नहीं है विजय जी। मैं वही कह रहा हूँ, विजय जी जो 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं वो अपना हरियाणा इलेक्शन को देख के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विजय जी जो अभी ये सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं, उनको पता है कि हरियाणा में जो इलेक्शन है उसमें 36 बिरादरी भी असहज होंगे इन सब चीजों से और कांग्रेस के इकोसिस्टम से। आप 36 बिरादरी का जो बात कर रहे हैं विजय जी, मैं जानता हूं आप कांग्रेस के पुराने नेता हैं, हरियाणा से आते हैं तो आपकी चिंता है, लेकिन उस चिंता के बगैर इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये अंग्रेजों का जो पीएम आज कह रहे थे कि बांटो और राज करो, जो सत्ता का फॉर्मूला था, कमोबेश वही फॉर्मूला अभी भी है।
ठीक है। वही फॉर्मूले से आप अभी भी समाज मैं को जिस विजय तरह जी- से जाति के नाम ठीक, पे ठीक। समाज को जिस तरह से बांट रहे बांटने की हैं, कोशिश हो रही है। चीजें थोड़ा सा एक वही अपडेट फॉर्मूला है। एक अपडेट निशांत से लेता हूं, फिर लौटता हूं। एक अपडेट निशांत से फिर लौटता हूं। निशांत, आज खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि बांटो और राज करो वाली जो पॉलिसी है वो इन दिनों एकदम थोड़ा ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही इन दिनों काम पर लग गई है क्या? इसका उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। देखिए, वाकई ये चिंता का विषय विपक्ष के लिए है। जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद से विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़े समुदाय में गुस्सा नज़र आता है। और ये गुस्सा पहले भी नज़र आया है, जिसका असर देखा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाई, एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाई। अब जब कर्नाटक में आपकी सरकार है, केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए आप एक समुदाय को पूजा नहीं करने दे रहे हैं, एक भगवान को आप हिरासत में ले रहे हैं, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति। अभी कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके स्वीकार करने से क्या होगा? सही बात है। आपकी वहां पर कर्नाटक में सरकार है, कार्रवाई क्या होनी आपने वहां पर किसी अधिकारी पर कार्रवाई की? क्या आपने वहां पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात की? बिल्कुल। आपकी सरकार है, आप स्वीकार कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बहुत आपके लिए जेन्युइन नहीं हो सवाल है, सकता सही है। सवाल है। अगर आप वहां पर कार्रवाई केंद्रीय जो नेतृत्व है नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके मन में खोट है, ठीक और है। आप इस खोट को स्वीकार करते हुए अपने नेताओं को और एक समाज को केवल तुष्टीकरण के तौर ठीक है। पर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया निशांत जुड़ने के लिए। अब विजय जी कुछ काउंटर करना चाहिए। विजय जी, आप बोल लीजिए पहले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी समझदारी के साथ देश को बांट रहे हैं। हाँ। और हमारे कुछ नेताओं की नासमझी के कारण जो मैसेज जो बस उसी पर अभी निशांत भी सवाल पूछ रहे थे, उसी पर हम भी सवाल उठा रहे थे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। विजय जी आप हंसते मुस्कुराते रहिए। आप जब भी आते हैं हंसते मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज वो वाली मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। और विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी हम खास चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज की खास चर्चा होगी कि आखिरकार केजरीवाल को मिल गई बल्कि कहिए खड़ाऊ ढोने वाली मुख्यमंत्री आतिशी। तो आतिशी को क्या सोचकर बनाया है और क्या है इसके पीछे सोच, क्या एजेंडा है और आगे क्या कुछ होगा, इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, खास चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वक्त है अभी एक ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा, और खास चर्चा ये होगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार आतिशी सिंह को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुन लिया है। कुछ महीनों के उत्तराधिकारी के तौर पर आतिशी सिंह होंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुख्यमंत्री के लिए मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का दावा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनकर नहीं आ जाते हैं तब तक आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन भगवान राम के खड़ाओं को सामने रखकर ही शासन चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, वही तो मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे भी। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी ने जबकि कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। आतिशी का दावा है कि केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, और दिल्ली के विकास में उन दोनों का योगदान भी था। तो बड़ा सवाल है कि क्या आतिशी सिर्फ केयरटेकर सीएम बनकर रह जाएंगी? क्या सिर्फ उनकी भूमिका भरत की होगी? लेकिन राम ने तो कभी अयोध्या के राजकाज में हस्तक्षेप किया ही नहीं था जब तक वो वनवास में थे। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी केजरीवाल के इस्तीफे ने सबको चौंकाया था।
जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अचानक इस्तीफे का ऐलान उन्होंने क्यों किया? लगातार तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में बैठे केजरीवाल का 2025 का चुनाव जीतना क्या मुश्किल है? जानकार मानते हैं कि अपने ऊपर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से केजरीवाल एक नए एजेंडे के साथ जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि वो जनता के बीच ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर ही सत्ता में लौटेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनकी ईमानदारी को दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में खारिज कर दिया था। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने की केजरीवाल की कोशिश काम कर पाएगी या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर केजरीवाल के खड़ाऊ लेकर ही आतिशी शासन चलाएंगी तो फिर तो केजरीवाल के शैडो से वो मुक्त कहां हो पाएंगी। तो इन सब के बीच नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज दुख ज्यादा है, कोई बधाई मत देना और माला भी नहीं पहनाना। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर उन्होंने भरोसा किया है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। तो आतिशी जी खुश से ज्यादा दुखी लग रही हैं। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चेहरा बदल गया है लेकिन चरित्र नहीं बदला, वो तो वही है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि आतिशी इस पद को वैसे ही संभालेंगी जैसे रामायण में भरत जी ने राम जी का पद संभाला था। कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। ये अभी तक जितनी प्रतिक्रिया आपने सुनी, ये सब की आपको उम्मीद थी। अब असली जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रतिक्रिया है वो अब सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि ये तो नौटंकी है और चुनाव जीतने की चिंता है। 9.5 साल से ज़्यादा की सरकार अपने नेतृत्व में चलाई है, लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे तो हुए नहीं। अब नाखून काट करके शहीद होने के लिए ये सब हथकंडा अपनाया है कि देखो मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे ईमानदार साबित करो। तो जो ये चाह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं और जनता से सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर से जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो एक मापदंड नहीं है कहने का मतलब। और एक बात, दूसरी बात है कि जनता का इनके पास चिंता नहीं है, चिंता है अपने पार्टी को संभाल के रखने की चिंता है, आगे चुनाव जीतने की चिंता है कि कैसे आगे का चुनाव जीता जाए, बस। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ज़रूर कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरह जनता की तरफ से दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने
कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। तो स्वाति मालीवाल खास तौर पर आतिशी सिंह पर हमला बोल रही थी कि आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाना सही नहीं है। आज इसी पर हमारी खास चर्चा है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र गुप्ता, और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं परविंदर सिंह सेठी जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, जो हमारे ठीक बगल में यही स्टूडियो में आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सेठी साहब आपका। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो जुड़े हुए हैं ही। मैं पहले एक अपडेट अमरेंद्र से ले लेता हूं। अमरेंद्र, इस समय कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए जाने वाले हैं उपराज्यपाल के घर। सवाल ये है कि आतिशी सिंह के नाम पर जो सहमति बनी उसके पीछे क्या वजह रही और क्या कुछ और नाम थे क्या दौड़ में? लालचंद जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जिस तरह से नए मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नाम थे, उसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम था, आतिशी मार्लेना का नाम भी था, इसके अलावा गोपाल राय का भी नाम था और एक दलित चेहरे के रूप में राखी बिरलान का नाम भी सामने आया था। और ये कल पीएसी की बैठक में इस पे चर्चा हुई थी और लगभग औपचारिक चर्चाएं कल हो चुकी थी, लेकिन विधायक दल में जब आज सुबह मीटिंग हुई उसके बाद जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रखा वो रखा आतिशी मार्लेना का। और उसके पीछे की वजह ये थी कि जिस तरह से कुछ महीनों की बची सरकार है और उसमें सिर्फ चेहरा बदलना था, क्योंकि आप देखिए जितने भी बयान उसके बाद आए हैं, जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला है, चाहे स्वयं जो घोषित मुख्यमंत्री आतिशी हो उन्होंने जो मीडिया के सामने बयान दिया या मंत्री गोपाल राय ने दिया, सबने यही बोला कि सभी लोग आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस सरकार को चलाएंगे। यानी कि चेहरा बदला है, काम पर्दे के पीछे से सारे वही लोग करने वाले हैं। और वजह यही थी कि चुनाव को लेकर जो सारी कवायद थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं थी जिनको उन्होंने लागू करना था और खासकर उसमें एक अहम योजना थी दिल्ली सरकार की महिलाओं को 1000 रुपए महीने का एक भत्ता देने को, वो पेंडिंग था। तो ये एक बदलाव था। और अभी जो मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मैं खड़ा हूं और अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल यहां से एलजी विनय कुमार सक्सेना के घर पे निकलेंगे और जो मुझे बताया गया है उनके साथ पूरा कैबिनेट जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो पूरा कैबिनेट था उसमें आतिशी मार्लेना के अलावा बाकी मंत्री हैं, वो सारे लोग जाएंगे और जाके एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे सिर्फ केजरीवाल। और बाद में जो है बाकी कैबिनेट का जो रिसफल होगा और बाकी लोगों के इस्तीफे बाद में होंगे और नई कैबिनेट का डिसीजन, कल एक अहम मीटिंग होने वाली है केजरीवाल की, इनकी आम आदमी पार्टी की, उसमें यह तय होगा कि बाकी लोग कब इस्तीफा देंगे और कब आतिशी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर में केजरीवाल यहां से निकलने वाले हैं। लगभग 4:30 बजे का समय दिया है एलजी ने और वहां पहुंचकर वो अपना भी इस्तीफा सौंपेंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत विजेंद्र बब्बर जी आपका। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, मैं उदित राज जी ने जो अभी उदित राज जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, बट सबसे इंटरेस्टिंग प्रतिक्रिया उन्हीं की थी। वहां से एक बात को उठा रहा हूं, नाखून कटा के शहीद होना, ये उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी प्रतिक्रिया में। क्या अरविंद केजरीवाल जी जो एक पूरा का पूरा माहौल बन रहा था पिछले 6 महीने से, मान लीजिए कि पहले वो गए मुख्यमंत्री के तौर पर, गिरफ्तार हुए, इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितनी शर्तें, तो उन्होंने नाखून कटा के शहीद होने वाली बात की है क्या? लाल जी, पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि चीफ मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के साथ ही पूरा कैबिनेट का रिजिग्नेशन हो जाता है, उसमें अलग से फिर किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है वो केजरीवाल जैसे ही रिजाइन करेंगे वो सारे लोगों का वो रिजिग्नेशन होगा, उसमें पूरे मंत्रिमंडल का ही ये रिजिग्नेशन होगा। और उसके बाद कैबिनेट की बात जो कह रहे थे अमरिंदर जी कि वो कैबिनेट की मीटिंग के लिए केजरीवाल की अपनी जो पीएसी है वो सारे लोग मीटिंग करेंगे और कौन मंत्री होंगे, कौन नए चेहरे होंगे, उनको भी बात होगी, उसकी चर्चा होगी। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के डिस्कशन में हमारा
कि ये केजरीवाल जी का ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक है। आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं इसको? मैं मानता हूं। अच्छा, ये परविंदर जी हमसे जरूर खुश होंगे। हाँ, मुझे कि ये कम से कम ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। पहला मास्टर स्ट्रोक उनका वो था कि वो अपने को रिजाइन करने का जो फैसला लिया, और रिजाइन करने के फैसले के साथ ही जब उन्होंने कहा कि हम जनता से प्रमाण पत्र लेंगे अपने ईमानदारी का, इसके बाद हम वापस आएंगे। दूसरा मास्टर स्ट्रोक जो है उनका कि वो महिला को उन्होंने चुना है कि महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो शायद दिल्ली में आने वाले, देखिए ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन का जो उनका 2025 का है, लोग तो चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में ही हो जाए, लेकिन 2025 के चुनाव को ही मद्देनजर ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो सवाल ये है कि ये सारे जो मास्टर स्ट्रोक सब चले जा रहे हैं, उसके पीछे का एजेंडा क्या है, समझने की जरूरत है कि 3 बार के जो सत्ता में बैठे हुए केजरीवाल हैं, क्या दिल्ली के जनता के बीच में जाकर उसको नई बात कहने का कोई एजेंडा उनके पास है? अगर उनके पास इस बार फ्रीबी का कोई स्कीम नहीं है, तो ये बात आप जान लीजिए कि उनके ऊपर में 3 बार के जो एंटी इनकम्बेंसी का लोड है, वो इतना लोडेड, वो इतना बड़ा फैक्टर है कि उसको ये जीरो तो नहीं कर सकते कम से कम। हाँ। तो ये जीरो करने के लिए यही सब तुकबंदी है, जिसको वो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। एक नई चीज लेकर आए तो हैं महिलाओं के लिए 1000 रुपये तो महिलाओं के लिए 1000, तो पंजाब में भी तो अमरिंदर जी ये हमसे ज्यादा बेहतर ये बताएंगे कि वहां तो 2000 दे रहे थे, आज तक ना दे पाए किसी को। ये कहने से कुछ नहीं होता, मैं ये सिर्फ इतना आपको कह रहा हूं कि ये सीधे सीधे जो स्ट्रैटेजी है कि आप इनको लाया है, अपने आतिशी को सामने में रखा है, वो आपने शीला दीक्षित से पहले आप सुषमा जी का नाम ले लीजिए, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और इसके बाद अब आतिशी उसके में आ गए हैं। लेकिन जब आतिशी खुद कहती है कि सीएम वही है, केजरीवाल ही है, सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हम जो भी सीएम होगा वो खड़ाऊ लेके बैठेगा। अभी आपने एक और विधायक का सुधा सोमनाथ जी का, तो वो भी वही बात कह रहे हैं कि सीएम कोई भी हो, सीएम केजरीवाल ही है, बाकी सब खड़ाऊ वाले, चरण पादुका वाले हैं। ठीक है। तो जब ये सारे चरण पादुका ही संभालने वाले हैं, तो दिल्ली की जनता इनसे क्या उम्मीद करे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं परविंदर सेठी जी पहले आपके पास आता हूं, फिर वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। परविंदर सेठी जी, आज मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर ना एक साथ मुझे कई मुहावरे और कई इस तरह की जो कहावतें हैं वो सुनने को मिल रही हैं। राम जी का जैसे भरत जी ने खड़ाऊं उठाया था, वैसे खड़ाऊं उठाएंगी आतिशी जी। फिर अभी उदित राज जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी नाखून कटा के शहीद हो गए, तो ये नाखून कटा के शहीद होने वाला भी सुख जो है ये बड़ा परम सुख होता है। तो ये पूरा का पूरा, और विनोद जी ने क्योंकि आपने तारीफ की कि भाई हाँ मास्टर स्ट्रोक इसको माना जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल पूरी एकदम लगता है सोच समझ करके ये पूरा का पूरा जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट लिखा गया है क्या? नहीं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जिस व्यक्ति को या जिस महिला को मुख्यमंत्री बनाया, क्या वो डिज़र्विंग हैं? मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी में मोस्ट डिज़र्विंग और मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर सीएम पोस्ट जो हैं वो आतिशी जी हैं, और एक महिला होने के साथ साथ वो एक काबिल नेत्री हैं और साथ साथ एजुकेटेड हैं, बाहर से पढ़कर आई हैं, और जिस प्रकार उनका प्रोफाइल रहा है, जिस प्रकार वो बेबाकी से बात करती हैं, जिस प्रकार से उनकी साफ छवि है, तो जब पार्टी इस तरह के निर्णय लेती है, जब राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे बिठाया जाता है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि आपने थोड़ा सा मैं इंटरफेयर करता हूं, दूसरी बात बोलने से पहले थोड़ा सा इंटरफेयर कर लेता हूं जी। प्रोफाइल थोड़ी, अभी स्वाति मालीवाल ने भी प्रोफाइल का जिक्र किया है, बड़े विस्तार से जिक्र किया है, और क्योंकि प्रोफाइल आपने बात की तो इसलिए मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं। क्या आतिशी सिंह की प्रोफाइलिंग की जा रही थी क्या? क्योंकि पानी के मुद्दे पर जिस तरह उन्होंने अनशन किया, धरना दिया, कहीं पहले से तो ये सब चीज नहीं चल रहा था प्रोफाइल बनाने का? नहीं, आप देखिए, ये तो अब समय के हिसाब से निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं और उन्हें ये पता है कि मैं सुचारू रूप से जो है मुख्यमंत्री पद को नहीं चला सकता, तो उनको एक नया मुख्यमंत्री दिल्ली को देना था और एक नया फेस देना था जो जिसको दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करे और आने वाले दिल्ली के चुनाव के अंदर वो फेस काम करे। उस हिसाब से आतिशी जी बहुत एलिजिबल हैं। जिस प्रकार आपने कहा
सभी नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल। मैं ये समझता हूं कि भारत की राजनीति के अंदर ये एकमात्र एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जिसके अपने नेता के प्रति इतना सम्मान है और नेता के प्रति वो इतने समर्पित हैं कि वो अपनी सारी पोजीशंस को, सारी पॉलिटिकल पावर्स को, सारे पदों को छोड़कर वो ये चाहते हैं, वो इतना प्यार करते हैं उस नेता से कि उसको बनाना चाहते हैं। लौटता हूं मैं। वीरेंद्र बब्बर जी, मतलब आपने राम जी को वनवास दे दिया, अब खुश हैं आप? अब तो भरत जी जो है खराऊ संभालेंगे और राम जी अब वनवास जा रहे हैं, अब तो आप खुश हैं ना, या अभी भी कोई शिकायत वगैरह है आपके पास? देखिए, ये जो राम जी और भरत जी का जो चरित्र गढ़ा है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गढ़ा है। ये हमारा गढ़ा हुआ काम नहीं है सर। इसके अंदर तो बड़ी स्पष्ट की बात है, माननीय कोर्ट का आदेश था। जिन परिस्थितियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली, उसके बाद उन्हें तय करना था कि उन्हें क्या करना है। वास्तव में इस्तीफा तो इन्हें 5 महीने पहले दे देना चाहिए था। जब वो जेल गए थे तब उन्होंने एक मुहिम चलाई, जेल का जवाब वोट। दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया कि जेल का जवाब वोट जो है वो आपके खिलाफ है। 700 लोकसभा की सीटें दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते। परंतु आज जब परिस्थितियों की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 5 महीने में इस दिल्ली के अंदर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जो 50 से ज्यादा लोग मर गए, कोई पानी में डूब के मर गया, कोई करंट लगने से मर गया, दिल्ली की सरकार की अव्यवस्था के कारण, लापरवाहियों के कारण, निकम्मेपन के कारण जो दुर्घटनाएं घटी, उन 50 लोगों के परिवारों को कौन जवाब देगा? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर के जवाब देंगे? अभी मैं आम आदमी पार्टी के समर्थक को सुन रहा था, वो कह रहे थे राइट पर्सन राइट प्रोफाइल में उनको लाया गया है। भाई, राइट पर्सन भी है, राइट प्रोफाइल में भी लाया गया है, तो भारत की तरह क्यों इंडिपेंडेंट चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं कहा जा रहा? ये क्यों कहा जा रहा है कि जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा से जीत करके नहीं आएंगे, जब तक दिल्ली की जनता जो है फैसला नहीं करेगी? अगर केजरीवाल सेठी जी थोड़ा सा काउंटर कीजिए, सेठी जी का छोटा सा काउंटर। सेठी जी, अगर केजरीवाल जी को लगता है कि आतिशी जी राइट पर्सन है, तो ठीक है ना, उनको बनाइए ना। ठीक है, सेठी जी जवाब दीजिए। आप देखिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट लालजी, एक बात कहूंगा, प्रत्येक नेता को वॉइस क्लियर नहीं। बड़े से छोटा नेता, इन्होंने ये कहा कि दिल्ली में इतनी बदहाली है, और बदहाली दिख भी रही है सेठी साहब, बदहाली दिख भी रही है। आप जगह जगह कूड़ा देख लीजिए, कीचड़ देख लीजिए, पानी का जमाव देख लीजिए, बदहाली सच में दिख रही है। वो कह रहे हैं करने वाला कौन है? ये कूड़े के पहाड़ बनाकर दिल्ली में चले गए, तो एमसीडी में भी केजरीवाल आ तो गए, अब एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए, अब क्या संयुक्त राष्ट्र में सरकार बनवाए? जो कूड़ा सालों से, कई सालों से इन्होंने पहाड़ बना दिए, थोड़ा सा कूड़ा नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो आप भलसवा का पहाड़ हटा रहे थे, कहा जगह जगह गली मोहल्ले में भी वो कूड़ों का पहाड़ हो रहा है। 2025 तक उस कूड़े को खत्म करने का जो अरविंद केजरीवाल जी ने वीरेंद्र बब्बर जी दिल्ली की जनता से, उसके ऊपर काम हो रहा है। आप ये कह रहे हैं आप ही पहाड़ देकर गए, फाउंडेशन रखने वाली भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र बब्बर जी के अंदर करप्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र बब्बर जी काउंटर कीजिए। अगर वीरेंद्र बब्बर जी, कोई व्यक्ति जो पैसे इकट्ठे कर करके इन्होंने इतनी करप्शन करी है एमसीडी के अंदर, किस प्रकार से 6 महीने के अंदर दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात करने के दावे वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री आज दिल्ली के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2025 तक की हमने कमिटमेंट की थी। अरे आप तो वो लोग हैं जो 1 साल के अंदर जमुना जी को जो है 10th नदी बना रहे थे, आज 11 साल से ज्यादा हो गए जमुना जी के अंदर हजारों करोड़ रुपया। एक इंटरेस्टिंग मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मुझे अमरेंद्र से इंटरेस्टिंग देना है। अमरेंद्र, शीश महल, तथाकथित शीश महल क्या होने वाला है? खाली करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लालचंद जी, अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी अपने शीश महल जहां पे मैं खड़ा हूं उसको खाली करेंगे, और खाली करने की उन्होंने ये बात पहले कह दी थी कि वो मुख्यमंत्री के पद के त्याग पत्र के बाद इसको खाली करेंगे, और उनको खाली भी करना पड़ेगा क्योंकि नए मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी ने यहाँ पे उनका नाम आ गया है और वो शपथ ले लेंगी, तो कहीं ना कहीं ये शीश महल खाली भी करना था, और ऐसी बात कही जा रही है कि वो खाली करेंगे। बिल्कुल। विनोद जी आप जो कह रहे थे, अब मैंने ये अपडेट ले लिया। ये दिल्ली में ये शीश महल सबसे ज्यादा अगर चर्चित कुछ हुआ है, इसीलिए ये अपडेट ले लिया। तो सबसे ज्यादा शीश महल चर्चित में रहा है। तो ये है कि 6 महीने के लिए है, जैसा कि आतिशी कह रही है कि 4 महीने के बाद तो फिर आ ही रहे हैं, तो क्यों खाली कर देंगे? और सवाल ये है कि शीश महल ही एक ऐसी चीज है
दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल की पूरे इमेज को अगर आप कहें तो उस सब अगर किसी ने बिगाड़ा है तो शीश महल ने बिगाड़ा सबसे ज्यादा। जो अरविंद केजरीवाल ये अपने छोटी सी मारुति के वैगन का वो कह रहे थे कि हमारी सवारी यही करेंगे, हम वैशाली के 2 कमरे में रह के, हम चीफ मिनिस्टर को इतने बड़े महल की क्या जरूरत है जी। आज जब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने देखा कि एक शीश महल के रिनोवेशन में 30 करोड़ 32 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कथनी और करनी को अंतर समझा। ठीक है, बिल्कुल। मैं उसमें चीजें दूसरी चीज देख रहा हूं जो दोनों प्रवक्ता अभी डिस्कस कर रहे थे जी। आतिशी की बात जो आप कह रहे थे, आतिशी के नाम और प्रोफाइल की बात जब आप कह रहे थे कि आतिशी का जो नाम है बाकायदा नाम तो मर्लिना है, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से परिवार जो इनका इन्फ्लुएंस में था वो इसलिए अपना नाम ही अपना मार्क्सिस्ट के फॉलो करते हुए मर्लिना रखा था। आतिशी मर्लिना नाम है बाकायदा। लोकसभा इलेक्शन में जब ये कैंडिडेट बन के आए तो वहां लोगों में कंफ्यूजन शुरू हुआ कि भाई ये आतिशी है कौन, तो आतिशी ने फिर अपना सरनेम हटा लिया जी। तो जब आप अपनी पहचान के लिए सरनेम हटाए थे उसी दिन आपने एक बात तो साबित किया था कि राजनीति में जो सुविधा की है, ठीक है, उस चीज को लाके आपने एक तरह से जनता को ये दिया। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी में एक तरह से जो विरोध का स्वर उठेगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि लेकिन अभी देखने तो लायक वो ये होगा इसके। अभी आप देखिए कि सीनियर मोस्ट नेता इसके सौरभ भारद्वाज है या गोपाल राय है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर के सबसे दावेदार में से वो लोग हैं। तो क्या ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना के आतिशी में जो कॉन्फिडेंस केजरीवाल में दिया है, देखिए आम आदमी पार्टी से कई लोग छूटे अभी गए हैं भाग के, ठीक है, विधायक से लेके अगर आप देखिए कई पार्षद भी गए हैं, जी, मंत्री तो तक गए। मुझे लगता है कि इलेक्शन तक आते आते ये पूरा दिल्ली का एक डिस्कोर्स चेंज होने वाला है। शायद इसको थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। सब लोग एक मत हैं बिल्कुल आतिशी के नाम पर। नहीं, बिल्कुल वो तो आपने देखा, सबके बयान आए हैं। जिस प्रकार अभी आपने कहा कि भी ये सॉरी मैं अभी आपने जो अभी बात कही कि जो आतिशी जी को लेकर, आतिशी जी के नाम, देखिए नाम से कुछ नहीं होता। ये जो सबसे बड़ी बात है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं और एज ए पॉलिटिशियन आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी नाम बात से है, होता तो है, नाम से होता तो है। एक नेता को आपने कहा था सरनेम जोड़ो, फिर चांदनी चौक से इधर से टिकट देंगे आपको, और एक नेता को आपने कहा सरनेम हटाओ, नाम से होता तो है। वीरेंद्र जी चलते चलते ये बताइए, आतिशी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर आपका सहयोग रहेगा विपक्ष की तरफ से? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। दिल्ली की जनता को वो क्या डिलीवर कर रहे हैं? यदि दिल्ली की, हमारी लड़ाई क्या थी? हमारी लड़ाई थी दिल्ली की जनता के साथ। आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा कीजिए। दिल्ली के लिए जो काम करने हैं, आप देखिए पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना। पिछले 10 सालों से आपने विधवाओं की पेंशन, सीनियर सिटीजन की पेंशन जो है बंद कर रखी है। 500 करोड़ के फायदे में चलने वाला जल बोर्ड 72,000 करोड़ के घाटे में ला करके आपने खड़ा कर दिया। केवल जगह दिखा करके यूनिवर्सिटी घोषित। लंबी लिस्ट है आपके पास, लंबे लिस्ट है, विधानसभा चुनाव में लेकर जाइएगा इस लिस्ट को, लंबी लिस्ट है। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया वीरेंद्र जी, शुक्रिया परविंदर सेठी साहब, शुक्रिया अमरेंद्र आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो कल मतदान होना है पहले चरण का, उसको लेकर जबरदस्त तैयारी की जा रही है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में कल मतदान होना है पहले चरण का, तो उसकी तैयारी जबरदस्त है। तो मतदान की तैयारी चल रही है जम्मू कश्मीर में, कल होने जा रहे पहले चरण के मतदान की तैयारी चल रही है। पहले दौर में 24 सीटों के लिए बुधवार यानी कल ही 18 सितंबर को मतदान होना है। पहले चरण में जो 24 सीटें हैं, इसके लिए कुल 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
इस दौर में कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर, जबकि जम्मू संभाग की 8 सीटों के लिए मतदान हो रहा है पहले चरण में। जम्मू कश्मीर में इस बार मतदाताओं के पास कई विकल्प हैं। पार्टियां तो कई हैं ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, पीडीपी है, भाजपा है और इसके अलावा तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो बहुत सारे विकल्प हैं। एक और खास बात है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव का पूरा नैरेटिव लगता है बदल गया है, क्योंकि पहले बहुत सारी बातें होती थी, अब विकास ही लगता है कि हर राजनीतिक दल का प्रमुख एजेंडा है, क्योंकि सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, जब तक बीजेपी है तब तक आर्टिकल 370 को वापस लाना तो नामुमकिन है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में इस क्षेत्र में बहुत सारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई भी रहते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, 70 साल में धारा 370 ने आपको क्या दिया? इनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था, मोदी जी ने गुर्जरों का आरक्षण बरकरार रखा, पहाड़ियों को आरक्षण दिया और ओबीसी और दलितों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये बड़ा बयान अमित शाह ने दिया, तो इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था? जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी थे, तब नामुमकिन क्यों नहीं था? ना, ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो वहां पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन तैयारी कैसी चल रही है? रमा त्यागी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर, और रमा से जुड़ते रमा, किस तरह की तैयारी कल के मतदान को लेकर के, और क्योंकि पहले भी आपने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव भी कवर किया है, पहले भी कवर किए हैं आपने, क्या अलग इस बार दिखाई पड़ रहा है आपको जम्मू कश्मीर के चुनाव में? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तैयारी की है जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कराया जा सके, चाहे सुरक्षा की बात हो या अगर हम मतदान केंद्रों की बात करते हैं, पूरी तैयारी की गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा जो स्वीप के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए वो भी अपने आप में सुदूर इलाकों में किए गए, जिससे कि जो लोगों में जागरूकता है वो ज्यादा से ज्यादा आए और तमाम तरह की जो फैसिलिटीज उन्हें दी जा रही हैं उनके बारे में भी उनको बताया गया। तो चुनाव आयोग की ये पूरी कोशिश हमेशा रहती है कि कोई भी एक मतदाता भी ना छूटे। बहुत कम आबादी वाले जो इलाके हैं वहां पर भी जाते हैं, सुदूर इलाके हैं वहां पर भी टीम गई हुई है, तो तमाम तैयारी पूरी है। बड़ी बात अगर आपने कही राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जिस तरह से प्रचार अभियान चले हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं प्रचार अभियानों में तमाम तरह की बातें कही हैं, तमाम मुद्दों पे बात कही है, चाहे 370 की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे विकास की बात हो, तो ये जो सब मुद्दे हैं ये राजनीतिक दल उठा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है लालचंद्र की जो चुनावी लड़ाई है वो इस बार जो है उतनी आसान नहीं है। चुनावी लड़ाई काफी रोचक हो चुकी है। जो पहले टक्कर जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इनके बीच में मानी जाती थी, वो जो है अब तमाम दलों में बिखर गई है। अगर हम बात करते हैं पहले 2 चरणों की बात करते हैं तो 144 जो है वो 44% जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। हर सीट पर त्रिकोणीय बहुकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को नजर आ रहा है। इसके अलावा 22
से 24 के बीच में ऐसे दल हैं जो नई पार्टियां हैं। 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बागी हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं अपने अपने दलों के खिलाफ। विशेषकर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को कहें तो इनके जो रेबल्स हैं वो ज्यादा यहाँ पर खेल बिगाड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो तमाम, और इसी में एक और नया जो पेंच आ गया है वो ये आ गया है, एआईपी और जमात के लोगों ने जो गठबंधन आपस में किया है, उससे सभी जो क्षेत्रीय और परंपरागत दल हैं जो पहले यहाँ पर बपौती समझते थे, उनकी चूल्हे कहीं ना कहीं हिली हुई हैं, कहीं ना कहीं उनकी जमीन जो है, आधार जो है खिसकता नजर आ रहा है। उसी पर देखिए जिस तरह से बात अगर मुद्दों की करें, विकास इस बार लगता है कि नैरेटिव में सबसे ऊपर आ गया है आर्टिकल 370 हटने के बाद से। यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं लालचंद्र, जब हम यहाँ पर, क्योंकि जो पार्टी प्रमुख हैं सभी दलों के, वो बात करते हैं 370 की अलग अलग तरह से, अपनी तरह से, लेकिन जब हमने विभिन्न दलों के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, जब हमने उनसे जानना चाहा तो वो इतना महत्व नहीं दे रहे थे। वो बात कर रहे थे स्थानीय मुद्दों की, वो बात कर रहे थे रोजगार की, वो बात कर रहे थे विकास की। आम लोगों से जब हमने बात की, युवाओं से हमने, क्योंकि युवा बड़ी संख्या में इस बार शामिल हो रहे हैं, युवा प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जब हमने उनसे बात की तो वो भी बात कर रहे थे अपने भविष्य की, अपने सपनों की, किस तरह से रोजगार आ सकता है, किस तरह से रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग होना चाहिए, किस तरह से उनको मौका नहीं मिला, उनको मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर लालचंद्र विकास का मुद्दा जो है वो ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और जम्मू कश्मीर के चुनावों पर हम लोग बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम ये खास प्रोग्राम लेकर आएंगे। इस वक्त इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।